आज हमारे पास आशीष गुप्ता की कहानी है, उन्हीं के शब्दों में, जो उनके YouTube वीडियो और लेखों से हमने ली है। ये कहानी अयोध्या की एक साधारण गली से शुरू होकर कॉर्पोरेट जगत की ऊंचाइयों तक जाती है और फिर एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां सफलता के जो मायने हैं ना, वो पूरी तरह बदल जाते हैं। तो हमारी आज की पड़ताल का मिशन नहीं समझना है कि कैसे एक के बाद एक आई चुनौतियों ने न केवल उन्हें तोड़ा, बल्कि सफलता और जिंदगी के प्रति उनका पूरा नजरिया ही बदल दिया। और पता है, जो चीज इस कहानी को खास बनाती है वो ये है कि ये सिर्फ संघर्ष से सफलता की एक और कहानी नहीं है। अच्छा। ये एक मानसिकता के टूटने और फिर एक ज्यादा मजबूत रूप में दोबारा बनने की कहानी है। मतलब नजरिए की बात है सारी। बिल्कुल, कि बाहरी हालात चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो, इंसान अपने अंदर क्या सोचता है उससे सब कुछ बदल सकता है। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरू से पकड़ते हैं। आशीष का बचपन अयोध्या के एक निम्न वर्गीय परिवार में बीता। वो खुद बताते हैं कि घर में पढ़ाई का माहौल मतलब था ही नहीं। बचपन पतंग लूटने और कंचे खेलने में गुजर रहा था। और शायद इसी माहौल से निकालने के लिए दूसरी क्लास में ही उनके पिता ने उन्हें उनकी बुआ के घर भेज दिया, ताकि परवरिश थोड़ी बेहतर हो सके। और ये उनकी जिंदगी का पहला बड़ा बदलाव था, घर से दूर जाना। हाँ, और वहाँ 4 साल रहने के बाद उनके अंदर एक बीज पड़ा कुछ कर दिखाने का। वो उसे एक्सट्रीम डिजायर कहते हैं। एक अच्छा इंसान बनने की और कुछ बड़ा करने की तीव्र इच्छा। बिल्कुल। और इस इच्छा का असर भी मतलब साफ साफ दिखा। उन्होंने मेहनत की, 10वीं में 80% ले आया और 12वीं में तो गणित और भौतिकी जैसे विषयों में 87 से 92% तक अंक थे उनके। सोचिए, एक ऐसा लड़का जिसके घर में कोई पढ़ने लिखने वाला नहीं था, वो भारत के सबसे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज IIT का सपना देख रहा था। लेकिन यहीं कहानी में पहला बड़ा झटका आता है। IIT वाला? हाँ, IIT में जाने के लिए वो कानपुर गए तैयारी करने। 1 साल की कड़ी मेहनत की, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। किसी भी सरकारी कॉलेज में नहीं हुआ। और परिवार की आर्थिक हालत ऐसी नहीं थी कि प्राइवेट कॉलेज की फीस दे सकें। सपना टूट गया। ये किसी भी युवा के लिए एक बहुत बड़ा धक्का होता है। इसका असर सिर्फ उनके करियर पर नहीं, घर के माहौल पर भी पड़ा होगा। बहुत गहरा असर पड़ा। ये उनकी जिंदगी का पहला बड़ा फेलियर था, है ना? तो पिता नाराज रहने लगे कि दुकान में हाथ क्यों नहीं बटाते। हाँ, और तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक बहुत छोटी सी घटना ने सब कुछ बदल दिया। वो टूथपेस्ट वाली घटना। वही। एक दिन दुकान से सिर्फ एक टूथपेस्ट लेने पर उनके पिता उन पर बुरी तरह बरस पड़े। और ये सिर्फ टूथपेस्ट की लड़ाई नहीं थी, ये आत्मसम्मान पर चोट थी। बिल्कुल। उस एक पल में उन्हें शायद एहसास हुआ कि जब तक वो आर्थिक रूप से किसी पर निर्भर हैं, उन्हें वो सम्मान नहीं मिलेगा। और उन्होंने फैसला कर लिया। उसी दिन घर छोड़ दिया और अपने दादा के एक टूटे फूटे वीरान से मकान में शिफ्ट हो गए और कसम खाई कि आज के बाद किसी से एक पैसा नहीं लेंगे। तो IIT का सपना टूट गया, घर से भी एक तरह का नाता टूट गया। अब सवाल था कि जिंदा कैसे रहा जाए, वो भी बिना किसी से पैसा लिए। यहीं से उनकी असली लड़ाई शुरू होती है। हाँ, यहीं से आत्मनिर्भरता की असली परीक्षा शुरू हुई। उन्होंने BSc में एडमिशन तो ले लिया, पर कॉलेज जाने का टाइम ही कहाँ था। कभी मिला ही नहीं। पेट पालने के लिए सारा दिन ट्यूशन पढ़ाते थे और शुरुआत तो बहुत मामूली थी, 2 बच्चों को पढ़ाने के सिर्फ 250 रुपए महीना। और इसका असर उनकी अपनी पढ़ाई पे तो पड़ना ही था। सीधा असर पड़ा। और विडंबना देखिए, जिस लड़के के 10वीं में गणित में 92% नंबर थे, वो BSc फर्स्ट ईयर में गणित में ही फेल हो गया। हाँ, ये एक और बड़ा झटका था। लेकिन इस बार उन्होंने हार नहीं मानी, बैक पेपर दिया और अच्छे नंबरों से पास हुए। शायद पहली बार उन्हें समझ आया कि असफलता अंत नहीं है। बिल्कुल, प्रक्रिया का एक हिस्सा है। फिर वो बेहतर मौकों की तलाश में लखनऊ चले गए। यहाँ जिंदगी आसान हुई या और मुश्किल? पैसे तो बेहतर मिलने लगे, लेकिन मेहनत 2 गुने से भी ज्यादा हो गई। उनका रूटीन तो हैरान करने वाला है। हाँ, मैंने भी पढ़ा। वो बताते हैं कि वो दोपहर 2:30 बजे घर से निकलते थे और एक के बाद एक ट्यूशन पढ़ाते हुए रात के 12 बजे वापस आते थे। फिर खाना बनाना और सुबह 5:30 बजे की अगली ट्यूशन के लिए जागना। 1 मिनट, इस रूटीन में सोने का समय कहाँ है? वो खुद बताते हैं कि लगभग 2 महीने तक वो रात में सोए ही नहीं। ये सुनने में भी अविश्वसनीय लगता है। इस दौर ने उन्हें बनाया या तोड़ा? मुझे लगता है दोनों। शारीरिक रूप से इसने उन्हें निचोड़ दिया होगा, लेकिन मानसिक रूप से इसने उन्हें फौलाद बना दिया। ये वो दौर था जब उन्होंने जाना कि वो किसी भी हालात में बिना किसी के सहारे के टिक सकते हैं। वो जो सेल्फ मेड होने का आत्मविश्वास होता है, वो यहीं से आया होगा। बिल्कुल, लेकिन वो ये भी जानते थे कि ट्यूशन पढ़ाना कोई लॉन्ग टर्म करियर नहीं हो सकता। तो एक तरफ वो जैसे तैसे गुजारा कर रहे थे, दूसरी तरफ एकेडमिक रूप से भी पिछड़ रहे थे।
इस चक्रव्यूह से वो बाहर कैसे निकले? कॉर्पोरेट दुनिया में एंट्री तो काफी अचानक हुई थी। एक मजबूरी में लिया गया फैसला था, कह सकते हैं। उन्होंने अखबार में पुणे की एक फार्मा कंपनी का विज्ञापन देखा, इंटरव्यू दिया और चुन लिए गए। और वो किस्सा भी है कि उनके पास इंटरव्यू के लिए एक टाई तक नहीं थी। हाँ, जो उन्होंने अपने एक स्टूडेंट की माँ से मांगी थी। ये दिखाता है कि वो किस स्थिति से निकलकर एक नई दुनिया में कदम रख रहे थे। और एक करियर स्विच उनके लिए कैसा रहा? बहुत अच्छा साबित हुआ। पुणे में ट्रेनिंग के बाद दिल्ली में पोस्टिंग हुई, फिर चंडीगढ़, फिर वापस लखनऊ। बड़ी कंपनियों में अच्छी सैलरी पर काम किया। और सिर्फ कुछ ही सालों में वो सब कुछ हासिल कर लिया जिसका सपना एक आम इंसान देखता है। हाँ, 2013 तक लखनऊ में उनका अपना 4 मंजिला मकान था, गाड़ी थी और एक क्या कहते हैं रेंटल इनकम का सोर्स भी बन गया था। यानी समाज की नजर में वो पूरी तरह सफल थे। लेकिन यहीं पर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक मोड़ लेती है। ऐसा क्या हुआ कि जिस पैसे के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया था, वही पैसा अब उन्हें बकवास लगने लगा? क्योंकि उनकी लड़ाई अभाव से थी। जब तक अभाव था, पैसा लक्ष्य था। जैसे ही अभाव खत्म हुआ, पैसे ने अपनी प्रेरक शक्ति खो दी। ये मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स जैसा है ना? बिल्कुल। जब आपकी बुनियादी जरूरतें यानी रोटी, कपड़ा और मकान पूरी हो जाती हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से एक उद्देश्य की तलाश में निकल पड़ते हैं। तो ये एक तरह की अराइवल फैलेसी हुई। मतलब ये सोच कि एक लक्ष्य हासिल करते ही हमें स्थायी खुशी मिल जाएगी। और मंजिल पर पहुंचकर पता चलता है कि मन तो अब भी खाली है। हाँ, उन्होंने सफलता के सारे बॉक्स टिक कर दिए, घर, गाड़ी, पैसा, और फिर पाया कि मन में एक बेचैनी है। उन्हें महसूस हुआ कि ज्यादा पैसा कमाने का आइडिया पॉइंटलेस है। वो अब मानसिक शांति, रिश्ते और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना चाहते थे। बिल्कुल, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनकी ये शांति कितनी बुरी तरह भंग होने वाली थी। और यहीं से कहानी के सबसे मुश्किल दौर की शुरुआत होती है। 2014 में उनकी दुनिया पलट गई। उनकी पत्नियों ने छोड़कर चली गई और उनके पूरे परिवार के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला धारा 498A दर्ज हो गया। और ये समझना होगा कि 498A कोई मामूली धारा नहीं है। ये एक नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल अपराध है। मतलब पुलिस बिना वारंट की गिरफ्तार कर सकती है। हाँ, और इस केस ने उन्हें पूरी तरह से हिला दिया। वो बताते हैं कि शुरुआत में वो पूरी तरह टूट गए थे। अपनी पत्नी को दिन में 100 बार फोन करते थे, सुलह की हर संभव कोशिश की। लेकिन जब कोर्ट में मध्यस्थता भी फेल हो गई और उनकी जमानत की अर्जी खारिज हुई, तो उन्हें 4 दिन जेल में बिताने पड़े। ये किसी भी इंसान के लिए, खासकर एक इज्जतदार कॉर्पोरेट नौकरी वाले के लिए, एक तोड़ने वाला अनुभव हो सकता था। पर उनके साथ कुछ उल्टा ही हुआ। बिल्कुल, ये विरोधाभासी लगता है, लेकिन उनके अपने शब्दों में जेल ने उन्हें तोड़ा नहीं बल्कि आजाद कर दिया। आजाद कर दिया? कैसे? उन्होंने वहां महसूस किया कि जिस चीज से वो सबसे ज्यादा डर रहे थे, सामाजिक अपमान, आजादी छिनना, वो हो चुका है। हाँ, तो जब आपका सबसे बड़ा डर हकीकत बन जाए तो फिर डरने के लिए कुछ बचता ही नहीं। तो ये एक तरह से एक्सपोजर थेरेपी का एक एक्सट्रीम रूप हो गया। डर का सामना करने से डर ही खत्म हो गया। हाँ, और इसी अनुभव ने उनकी मानसिकता को हमेशा के लिए बदल दिया। वो एक कोर्ट में कहते हैं, जेल जाना भी पड़े तो चले जाओ यार, क्या फर्क पड़ता है, पूरा का पूरा डर खत्म हो जाता है। और इसके बाद उन्होंने एक और भी ज्यादा चौंकाने वाला और रैडिकल फैसला लिया था। 8 साल तक कोर्ट की तारीखों पर न जाने का फैसला। हाँ, 2015 से 2023 तक उन्होंने केस को एक तरह से नजरअंदाज कर दिया। लेकिन क्या ये कानूनी तौर पर खतरनाक नहीं था? बहुत बड़ा जोखिम था। और यहीं पर हमें उनकी बदली हुई मानसिकता को समझना होगा। उनके लिए लड़ाई अब कोर्ट में नहीं, अपने दिमाग में थी। मतलब उन्होंने हिसाब लगाया कि वकीलों की फीस और सालों तक चलने वाले केस का जो मानसिक तनाव है, वो उस केस को जीतने की खुशी से कहीं ज्यादा है। हाँ, ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक असहयोग था। मतलब उनके लिए असली आजादी कोर्ट से बरी होना नहीं था, बल्कि उस केस के डर से आजाद होना था। एकदम सही। उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा और ध्यान एक नकारात्मक लड़ाई से हटाकर जीवन का एक नया अध्याय शुरू करने में लगा दी। और इस सब के बाद उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी शायद कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता। एक सिंगल फादर के तौर पर एक बच्चे को गोद लेने का फैसला। हाँ, यही भी उनके नए जीवन दर्शन का ही एक हिस्सा था। भारत में बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया, जिसे कारा संस्था रेगुलेट करती है, काफी जटिल है, खासकर एक सिंगल फादर के लिए। छोटे बच्चों के लिए तो वेटिंग लिस्ट 5-5 साल तक की होती है। हाँ, तो उन्होंने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने इमीडिएट प्लेसमेंट कैटेगरी को चुना।
जिसमें 12 से 17 साल के बड़े बच्चे होते हैं जिन्हें आमतौर पर कोई जल्दी गोद नहीं लेना चाहता। और उन्होंने एक 12-13 साल के लड़के को चुना। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जब उन्होंने उस बच्चे को चुना तो उसकी सेहत बहुत खराब थी। बिल्कुल, बच्चे को टीबी था, वजन बहुत कम था और पैर में इन्फेक्शन की वजह से वो ठीक से चल भी नहीं पाता था। ये जानना कि बच्चा बीमार है फिर भी उसे गोद लेने का फैसला करना, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। बहुत कुछ। लेकिन आशीष को भरोसा था कि वो अच्छी देखभाल से उसे ठीक कर लेंगे। ये उनके जीवन के नए दर्शन से सीधे तौर पर जुड़ता है। वो शायद उस बच्चे को वो सहारा देना चाहते थे जो उन्हें अपनी जिंदगी के मुश्किल दौर में कभी नहीं मिला। दूसरों की सेवा में अपना उद्देश्य खोजना। हाँ, और नतीजा शानदार रहा। सिर्फ 3 महीने के अंदर बच्चे की सेहत में जबरदस्त सुधार हुआ। वो ठीक से चल फिर रहा है, साइकिल चलाना सीख रहा है। और सबसे जरूरी बात, उन दोनों के बीच एक मजबूत रिश्ता बन रहा है। आज वो अपनी कंपनी digitalysuccess.com चलाते हैं और मानव व्यवहार और रिश्तों पर अपने अनुभव साझा करते हैं। तो अगर हम इस पूरी कहानी को जोड़कर देखें तो हमारे हाथ क्या लगता है? मेरे ख्याल से ये कहानी एक ही शब्द में सिमट जाती है, मानसिकता, माइंडसेट। ये दिखाती है कि कैसे घर छोड़ने से लेकर IIT में फेल होना, कॉर्पोरेट सफलता का खोखलापन, एक भयानक कानूनी लड़ाई से गुजरना और फिर एक सिंगल फादर बनना, हर अनुभव ने उनकी सोच को एक नया आकार दिया और उनकी सफलता की परिभाषा ही बदल गई पूरी तरह से। उनके लिए असली सफलता पैसा या आलीशान घर नहीं, बल्कि मन की शांति है, अपनी शर्तों पर जिंदगी जीना है और दूसरों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाना है। उन्होंने पारंपरिक सफलता के शिखर को छुआ और फिर उसे छोड़कर अपना एक नया, ज्यादा सार्थक रास्ता बनाया। आशीष की कहानी व्यक्तिगत जीत और अटूट आत्मनिर्भरता की एक मिसाल तो है ही, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करती है। और वो सवाल ये है कि एक व्यक्ति को एक सामान्य शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए अगर अपने ही परिवार, समाज और यहाँ तक कि न्याय व्यवस्था से इस हद तक लड़ना पड़े, तो ये व्यक्तिगत जीत के साथ साथ हमारे सिस्टम पर भी क्या टिप्पणी करता है, इस पर सोचने के लिए हम आपको छोड़ जाते हैं।